गोपाल घर से बाहर अपने दोस्त सुदेश के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। आधी रात को घर लौटता तो उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती। इसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। लक्ष्मी का पति बहुत समय से गुम था। जब भी गोपाल अपने बापू के बारे में पूछता तो वो हमेशा टाल देती। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत बीमार थी। माँ, तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत चिंता होती है। मैं ये सोचकर दुखी होता हूँ कि मैं बेटा होकर भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहा, तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा सकता। ऐसे बेटे का क्या फायदा, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो गोपाल? दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे बुखार है, हकीम जी से दवा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उस समय तो गोपाल अपनी माँ की बात पर खामोश हो गया, मगर मन ही मन में सोचने लगा कि क्या करे। शाम को जब वो सुदेश के घर गया तो देखा कि वो भी उदास बैठा हुआ था। सुदेश, मैं बहुत चिंतित हूँ अपनी माँ की वजह से। माँ ने अपना पेट काटकर मुझे पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया, मगर मेरी कितनी खराब किस्मत है कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। तुम ही मुझे कोई सलाह दो, मैं क्या करूं? गांव में खेतीबाड़ी करनी नहीं आती और शहर में नौकरी नहीं मिल रही। मेरी हालत भी तुम्हारी तरह ही है। तुम्हारी माँ बीमार है तो मेरे बापू ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। अपनी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें इस रास्ते का चुनाव करना ही होगा। गोपाल सुदेश की बात सुनकर चौंक गया। कौन सा रास्ता? मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्यों ना हम चोरी करने का काम शुरू कर लें? इससे हमारे पास पैसा भी आ जाएगा और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर यार, ये बहुत खतरनाक काम है, ये एक पाप भी है। माँ को पता चला तो वो मुझसे बहुत निराश हो जाएगी। मगर सुदेश ने किसी तरह गोपाल को इस काम के लिए मना ही लिया। उन्होंने सबसे पहले चोरी गांव के मुखिया जी के घर पर की। मुखिया जी का परिवार दूसरे गांव में शादी में गया हुआ था। तब दोनों चोरों की तरह उनके घर में घुस गए और बहुत सारा पैसा लेकर आ गए। माँ, मैंने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं। जब काम मिलेगा तो उन्हें लौटा दूंगा। मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। अरे बेटा, उधार लेने की क्या जरूरत थी? तुमने अपने सिर पर इतना बोझ क्यों डाल लिया? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। जब गोपाल जबरदस्ती अपनी माँ को अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि उनके गुर्दे 50% काम नहीं कर रहे हैं। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उनके गुर्दे पूरी तरह खराब हो सकते हैं। माँ, चाहे जितना भी पैसा लगे मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम चिंता मत करना। अरे बेटा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? माँ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो समझती थी कि उसका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। सुदेश, अब कोई बड़ा हाथ मारना होगा। पता करो कि मुखिया जी दोबारा कब घर अकेला छोड़कर जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ से पैसे ले सके। माँ की दवाइयों के लिए जो पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। अरे यार, मुखिया जी तो अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। उन्होंने घर में 2-3 चौकीदार भी रख लिए हैं। अब वहाँ चोरी करना मुश्किल है, लेकिन साथ वाले गांव में कुछ लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। वो पैसा हम उनसे चुरा लेंगे। सुदेश और गोपाल ने दूसरे गांव में चोरी करने की पूरी तैयारी कर ली थी। माँ, मैं कुछ दिनों तक घर वापस नहीं आऊंगा। मुझे काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये मेरी नौकरी के लिए जरूरी है। अरे बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम अपने ऑफिस वालों को बता दो कि तुम मेरी वजह से नहीं जा सकते। माँ, मैंने राधा चाची से बात कर ली है। वो तुम्हारे पास रहेगी जब तक मैं वापस नहीं आता। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुमने बेटे होने का हक अदा कर दिया। मेरा मन तुमसे बहुत खुश है।
भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को किसी चीज की कमी ना हो। मगर यार, हम चोरी का माल कहाँ छुपाएंगे? इस तरह से तो हम पकड़े जाएंगे। अगर हमारी तलाशी ली गई तो? अरे वह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जानूं और मेरा काम जाने। तुम बस तैयार रहना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हमें बहुत होशियारी से इस घर के बाहर निकलना है ताकि किसी को हमारे बाहर निकलने का पता ना चले। रात होते ही सब घर के लोग सोने के लिए चले गए थे। गांव में लोग सहन और छत पर सोते थे, मगर अब सर्दियां थी तो लोग अपने कमरों में सो रहे थे। और ये बात गोपाल और सुदेश के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जल्दी से अपने चेहरे पर यह मास्क लगा लो, इस तरह से हम बच जाएंगे। अगर किसी ने देख भी लिया तो हमें पहचान नहीं सकेंगे। सुदेश, यह काम बहुत खतरनाक है। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले सबका शक हम लोगों पर ही जाएगा। मेरे होते हुए चिंता किस बात की कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगर कोई यहाँ पर आ भी गया तो भी वह इस बात तक नहीं पहुँच सकेगा कि यह काम हमने किया है। वे दोनों रात के अंधेरे में गांव के मुखिया जी के घर में चले गए थे। चौकीदार दरवाजे के पास बैठा हुआ था। बस किसी तरह से इस चौकीदार को यह दवा देकर बेहोश कर दूं, फिर बाकी का काम तो बहुत ही ज्यादा आसान है। सुदेश ने एक तरफ पत्थर फेंका। चौकीदार ये देखने के लिए अपनी जगह से उठ गया। तभी अचानक से सुदेश ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह पर रुमाल रख दिया, जिस पर बेहोश करने वाली दवाई लगाई हुई थी। इस तरह से चौकीदार बेहोश हो गया। अब यह तो बेहोश हो गया। अब हमें जल्दी से अपना काम करना है। यह काम तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर तुमने इसे आसान कर दिया। अब बाकी के काम भी जल्दी से हो जाएं। वे दोनों एक कमरे में गए और वहाँ से गहने और पैसे चुरा लिए। सुदेश, क्या तुमने अपने किसी दोस्त को बुला रखा है जो यह सामान लेकर जाएगा? अरे क्या मुझे पागल समझ रखा है कि मैं अपना यह राज किसी को बताऊंगा? मेरी बात हमेशा याद रखना, हर राज का एक रहस्य होता है। अगर हम अपना राज किसी और को देंगे तो उसका भी कोई रहस्य होगा और इस तरह से यह बात फैल जाएगी। तो फिर तुम क्या करोगे? यह सामान तुम कहाँ रखोगे? बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। वे लोग विक्रम के घर के पास आए। उसके घर से थोड़ी दूर एक जगह पहुंचकर सुदेश ने अपने बैग से एक तराती निकाली और जमीन खोदने लगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? यह जमीन क्यों खोद रहे हो? यह सामान और यह पैसे एक बैग में डालकर मैं यहाँ छुपा दूंगा। ऊपर मिट्टी डाल दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह चोरी का सामान हमने यहाँ छुपाया है। मैं तो तुम्हारी चालाकी देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार इंसान हो। हर तरह के हालात का सामना कर सकते हो। बस मैं भी तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। तुम जो छोटी छोटी सी बात पर चिंता करने लगते हो, अपनी इस आदत को छोड़ दो। सुदेश ने अपने मास्क और चादरें भी इसी तरह जमीन में छुपा दी थी और फिर से जमीन बराबर करके वे विक्रम के घर आकर सो गए। अगले दिन जब मुखिया जी घर वापस आए तो पूरे गांव में शोर मच गया। पुलिस को भी बुला लिया गया। मुखिया जी, आप तो इससे पहले भी अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में परिवार के साथ जाते रहे। क्या आज से पहले आपके घर में कभी चोरी हुई? नहीं, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा गांव वालों को पता होता है कि मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूं, मगर फिर भी कभी किसी ने यह हरकत नहीं की। क्या यहाँ पर कोई बाहर का आदमी आया है? 2 लड़के गांव में हमने नए देखे थे। वे विक्रम दास के घर में आए हैं। विक्रम दास का कहना है कि वे उसके दोस्त हैं। यह बताओ कि तुम दोनों कल रात कहाँ थे? हम लोग तो इस कमरे में सो रहे थे। क्यों, क्या हुआ? क्या कोई मसला हुआ है? गांव में चोरी हुई है। गांव के किसी भी आदमी पर मुखिया जी को शक नहीं है। उन्हें सिर्फ तुम लोगों पर शक है क्योंकि तुम लोग बाहर गए हो। हम ऐसा क्यों करेंगे सरकार? हमारे मुखिया जी से क्या दुश्मनी है? हम तो यह भी नहीं जानते कि उनका घर कहाँ है। अब सच सामने आ जाएगा। आप बिना किसी कारण के मेरे दोस्तों पर शक कर रहे थे।
मेरे दोस्त ऐसे नहीं है। इसका मतलब है कि चोरी किसी और ने की है। हमें अपनी तस्वीर साफ करनी होगी। माफी चाहता हूँ यार, मेरी गलती की वजह से तुम्हें परेशानी हुई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले भी अब इस बात से नाराज होंगे कि हमारी वजह से यहाँ पुलिस आ गई। विक्रम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वे दोनों उसके गांव से वापस लौट गए। वैसे भी उनका काम हो गया था। अभी पुलिस वालों ने हम पर नजर रखी होगी, वे छुपकर देख रहे होंगे, इसलिए हम अभी ये गहने और पैसे लेकर नहीं जाएंगे। कुछ दिन बाद रात के वक्त आकर मैं यह सब ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। जब गोपाल घर आया तो लक्ष्मी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। तुम्हारे बिना मेरा मन बहुत ही ज्यादा उदास था। तुम्हें देखकर मेरे दिल को शांति मिली। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। पहले तुम्हारे बापू चले गए, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती गोपाल। जीवन में पहली बार लक्ष्मी ने गोपाल के सामने उसके बापू का जिक्र किया था। माँ, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि बापू कहाँ है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। बचपन से बस तुम्हें ही देखता आया हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे बापू के लिए कोई गलत ख्याल आए, तुम उनसे नफरत करने लगो। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी उनका सच नहीं बताया। माँ, कैसी बात कर रही हो? मैं अपने बाप से क्यों नफरत करूँगा? मुझे बताओ, मेरे बापू कहाँ है? तुम्हारे बापू को जल्दी से अमीर बनने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि एक ही रात में अमीर बन जाए। मैं उसे समझाती रही, मगर उसने मेरी कभी सुनी ही नहीं। वो चोरों और डाकुओं के साथ मिलकर लोगों के घरों से चीजें चुराता था। फिर एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे सजा हो गई। माँ की बातें सुनकर गोपाल हैरान रह गया। तुम्हारे बाप की वजह से मुझे लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ी। सब कहते थे कि चोर का बेटा बड़ा होकर चोर ही बनेगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं चाहती थी कि तुम गलत रास्ते पर ना चलो। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें काबिल बनाया, खुद मेहनत करती रही, मगर तुम पर कभी बोझ नहीं डाला। बस यही डर था कि कहीं मजबूरी में तुम गलत राह पर ना चल पड़ो बेटा। माँ की बातों ने गोपाल की आंखें खोल दी थी। वे बहुत बेचैन हो गया। अगर माँ को पता चले कि मैं भी बापू के रास्ते पर चल पड़ा हूँ, मैं भी चोरी करने लगा हूँ, तो माँ की क्या हालत होगी? माँ को बहुत दुख होगा। या मैंने क्या कर दिया? अपनी माँ का इलाज कराने के लिए गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ा? मैं मेहनत कर सकता था, मजदूरी कर सकता था, मगर यह सब नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन बाद सुदेश गोपाल के पास आकर उसका हिस्सा लेकर आया। ये लो गोपाल, तुम्हारा हिस्सा। नहीं, मैं ये नहीं रख सकता। तुम इसे अपने पास रखो। अरे क्या हो गया यार, तुम्हें तो पैसे की जरूरत है। अपनी माँ को शहर लेकर नहीं जाना क्या? मैं अपनी माँ का इलाज अपनी मेहनत की कमाई से करवाऊंगा। मेहनत के पैसों में बरकत होती है। तुम ये पैसे अपने पास रखो। आज के बाद मैं यह काम नहीं करूंगा और ना ही ये हराम के पैसे लूंगा। मेरी माँ ने मेरी ऐसी परवरिश नहीं की। मजबूरी में मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा, मगर भगवान का शुक्र है कि मैं जल्दी ही सही राह पर लौट आया। मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकता। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? फिर करोगे क्या? नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही, गांव में तुम खेती भी नहीं कर सकते, फिर गुजारा कैसे होगा? पहले तो तुम्हारी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, अब तो वह भी किसी काम की नहीं रही। वह बीमार है, उसका इलाज करवाने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत है और पैसा कमाने का एक ही रास्ता है। सुदेश वहाँ से चला गया और फिर गोपाल गांव के मुखिया जी के पास आया। मुखिया जी, आपके पास तो बहुत सारी जमीन है। आपको खेतों में काम करने के लिए लोगों की जरूरत रहती है। मैं भी काम करना चाहता हूँ। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। मैं दिन रात आपके लिए काम करूँगा। अरे बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर खेतों में यह काम क्यों करोगे? शहर में मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब मैं यही काम करूँगा। मुखिया जी ने अब गोपाल को अपने खेतों में काम करने के लिए रख लिया। गोपाल दिन रात खेतों में मेहनत करता। एक महीने बाद मुखिया जी ने उसके हाथ पर उसकी मेहनत की कमाई रखी। ये लो बेटा, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं और यह मेरी तरफ से तुम्हारी माँ के लिए एक उपहार है। वह मेरी बहन जैसी है। अपनी माँ का इलाज करवाओ। मैं तुम्हारी माँ की परवरिश से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उसने सच कहा था। वह तुम्हें अपने पिता जैसा बनने नहीं देना चाहती थी। और देखो,
तुम अपनी माँ जैसे हो। गोपाल सिर झुकाए वहाँ से चला आया। अगर मैं चोरी के जुर्म में फंसा रहता तो सब यही कहते कि चोर का बेटा भी चोर होता है। तब मेरी माँ को कितना दुख होता कि उसने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। गोपाल अपनी माँ को लेकर शहर आ गया। डॉक्टर ने उसकी माँ का इलाज किया, दवाइयाँ दी और भरोसा दिला दिया कि अब उसकी माँ ठीक हो जाएगी। माँ, डॉक्टर ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया है कि तुम ठीक हो जाओगी। तुम समय पर दवा लेना। जिस माँ का बेटा तुम्हारे जैसा हो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। मुखिया जी की सलाह पर गोपाल ने शहर में आने वाली नौकरियों के विज्ञापनों के लिए अपनी अर्जी जमा करवा दी थी। कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। फिर कुछ और दिन बीते और उसे नौकरी मिल गई। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। वहाँ लोग वेतन भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। मैं अब तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। भगवान का शुक्र है जिसने मेरे बेटी की मेहनत को जाया नहीं जाने दिया और उसे गलत रास्ते पर चलने ही नहीं दिया। माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। माँ, मैं भी गलत रास्ते पर चल पड़ा था। मैं भी चोरी करने लगा था, मगर मैंने सिर्फ 2 बार यह काम किया है। दूसरी बार जब पछतावा हुआ तो मैंने इसे छोड़ दिया। ये तुमने क्या किया मेरे बेटे? तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, मुझे माफ कर दो। यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे इलाज के लिए। मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। गोपाल अपनी माँ को लेकर शहर आ गया। फिर कुछ समय बाद वो अपने पिता को भी जेल से छुड़ाकर ले आया, क्योंकि उनके सजा की अवधि पूरी हो चुकी थी। बेटे को देखकर उसके पिता देर तक उसे गले लगाकर रोते रहे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और वे परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब